मुझ पर मेरी पत्नी के बहुत एहसान थे। उसने मेरी इज्जत जाने से बचा ली थी, क्योंकि उसने सबसे छुपाया था कि मैं एक नपुंसक हूँ। एक दिन एक छोटा बच्चा मेरी गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह से घायल हो गया। मैं उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपका ही बेटा है। ये सुनकर तो मुझे धक्का सा लगा, और उसके ठीक होने पर जब मैं उसके साथ उसके घर गया तो मात्र उसकी माँ को देख मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कई दिनों से मैं एक लड़की को देख रहा था। वो इसी समय पर इसी गली में जाती थी जहाँ मैं रहता था। मैं पढ़ने के लिए शहर आया था और यूनिवर्सिटी हॉस्टल रहने की जगह मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए मेरे कमरे में एसी, टीवी, बेड सब कुछ था। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता और लौटकर अपने कमरे में आ जाता। तभी वो लड़की मेरी गली से गुजरती थी। वो लड़की मुझे अब अच्छी लगने लगी थी, पता नहीं क्यों, पर अब उस लड़की को देखे बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। आज तक मैंने कई लड़कियां देखी और कई लड़कियों को मैं पसंद था, क्योंकि मैं अमीर होने के साथ हैंडसम भी था। पर मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। पर इसे पहली बार में ही मैं पसंद करने लगा था। मैं उससे अब प्यार करने लगा था। एक दिन मैंने सोच लिया कि आज उस लड़की को मैं अपने मन की बात ज़रूर बताऊंगा, जिस वजह से मैं हॉस्टल जल्दी लौट आया था और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। सच कहूँ तो मुझे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, पर कहते हैं ना, प्यार ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे आदमी को पागल बना देता है। मैं उसकी राह देख रहा था। उतने में वो मुझे जाती हुई दिखी। काले रंग की ड्रेस में उसका रंग हीरे की तरह चमक रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था। उसके लंबे लंबे बाल उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद देखा कि वो एक गार्डन में एक बेंच पर जाकर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं यही सोचने लगा कि आखिर वो यहाँ गार्डन में आकर क्यों रो रही है। मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया और मैं उसके पास जाकर उससे बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपका नाम नहीं पता, पर आप प्लीज़ ऐसे मत रोइए। मैंने ऐसा कहा और उसके बगल में जाकर बैठ गया। मेरी आवाज़ ऐसे अचानक सुनकर वो घबरा सी गई और तुरंत उठकर मुझसे बोली, आप पहले यहाँ से उठिए, और आप ऐसे कैसे मेरे बगल में आके बैठ सकते हैं? मैं तो आपको पहचानती तक नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। तब वो गुस्से में बोली कि अकेली लड़की देखकर अब आपको भी वही करना है जो बाकी अमीर लड़के गरीब लड़कियों के साथ करते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे शादी करके आपको अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। बस अभी मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप रो क्यों रही हैं। वो लड़की मेरी बात सुनकर हैरान थी और आगे बताने लगी कि मेरी माँ एक टीचर थी और उन्होंने अपनी पसंद के आदमी से शादी की थी, जो 2 बच्चों का बाप था। वो आदमी अपने बच्चों को लेने स्कूल जाता था। तभी दोनों की पहचान हुई। उसे मेरी माँ बहुत पसंद आने लगी थी, क्योंकि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए था, माँ बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी पहली पत्नी अनपढ़ थी और उसे अपने पति और बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय के बाद उस इंसान ने माँ से शादी कर ली और दोनों अलग रहने लगे। 1 साल के बाद मेरा जन्म हुआ। माँ पापा दोनों बहुत खुश थे, पर शायद भगवान से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उनका एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। घर के नौकर ने मुझे मेरी सौतेली माँ के पास छोड़ दिया। दोनों भाई मुझसे बहुत अपनापन जताते थे, पर वो मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती थी। मेरी उम्र तब सिर्फ 4 साल की थी। कम उम्र में वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। मुझे पढ़ने लिखने भी नहीं दिया। घर में ही दोनों भाई जो कुछ थोड़ा पढ़ा देते थे, बस उतना ही। समय बीता और दोनों भाइयों की भी शादी हो गई और वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहने लगे। अब घर में बस मैं और माँ ही बचे थे। रोजाना मेरी सौतेली माँ का कोई दूर का भतीजा आता, जो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखता था। मेरी इज्जत अब दांव पर लगी हुई थी और इसी वजह से मैं अपने आप को बचाने के लिए उसके आने से पहले ही सिर पर ओढ़नी ढककर घर से निकल आती हूँ। ये कहकर वो रोने लगी। उसका रोना देखकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया और कहा कि तुम्हें जितना सहन करना था कर लिया, अब और नहीं।
मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं जल्द से जल्द अपने घर वालों से बात करके तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊँगा। ये मेरा वादा है। उसने अपना नाम रिया बताया था। इतना कहने के बाद भी वो चुप रही। अरे लेकिन मैं तुमसे ये तो पूछना भूल ही गया, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरी डोली इज्जत के साथ मेरी माँ के घर से ससुराल जाए। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मेरे होते हुए उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और मैं जल्द ही अपने घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात करूँगा। अगले ही दिन मैं गांव के लिए निकल गया। मैं बहुत खुश था कि जिससे मैं प्यार करता था उसी के साथ मैं अपना सारा जीवन बिताने वाला हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे विश्वास था कि वो मेरे प्यार को जरूर अपनाएगी। मैं घर पहुँचा। मुझे वहाँ अचानक देखकर माँ थोड़ा हैरान भी हुई। बाद में मैंने माँ को सारी हकीकत बताई। माँ मेरे चेहरे की खुशी देखकर खुश थी। वैसे भी वो काफ़ी वक्त से मेरे पीछे लगी थी शादी के लिए, और माँ राजी भी हो गई इस रिश्ते के लिए। वो कहने लगी, पर बेटा बाकी सब तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी लड़की को इस घर की बहू बना लूं? हमें उसका खानदान सब कुछ भी तो देखना पड़ेगा ना। वो अपनी बिरादरी की है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। माँ मुझे और कुछ पता नहीं। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से, वरना किसी से नहीं। कल ही आपको उसके घर जाना है उसका हाथ मांगने। माँ हंसने लगी और बोली, अच्छा बाबा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस था। मुझे विश्वास था कि रिया की माँ तो आसानी से राजी हो जाएगी, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से रिया से छुटकारा चाहिए था। मेरे पापा बीमार रहते थे और बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी और माँ भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। पापा की ऐसी हालत देखकर घर के सारे निर्णय माँ ही लेती थी। मैं और माँ रिया का हाथ मांगने उसके घर पहुँचे। हमारा स्टेटस देख उसकी माँ ने तुरंत हाँ कह दिया, पर आगे कहने लगी कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। हमने उनसे कहा कि आपकी लड़की के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इसी महीने में शादी करनी है। रिया की माँ इस शादी के लिए राजी हो गई और इस तरीके से मेरी और रिया की शादी हो गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरा प्यार मिल गया था। मेरे तो मानो पैर जमीन पर ही नहीं रुक रहे थे। रिया भी इस शादी से बहुत खुश थी। उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया था। शादी की रात मुझे पता चला कि रिया को डायरी लिखने की आदत है। उसने उस डायरी में सब कुछ लिखा था कि कैसे हम मिले, कैसे हमारी शादी हुई। उसने उसमें यह भी लिखा था कि कैसे उसकी माँ उस पर अत्याचार करती थी। मैंने भी खुद से वादा किया था कि उसने जितना दुख झेला है उससे कहीं ज़्यादा सुख मैं उसे दूंगा। मेरे पापा भी इस शादी से बहुत खुश थे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसीलिए मैं शादी के 10 दिन के बाद शहर वापस लौटा। पर मैंने रिया से वादा किया था कि जल्द ही शहर में हमारे रहने की व्यवस्था कर लूँगा और तुम्हें जल्दी यहाँ से शहर अपने पास बुला लूँगा। मैं भी तुम्हारे बिना ज़्यादा दिन अकेले नहीं रह सकता। मेरे घर से निकलते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका गला भी भर आया था। 10-15 दिन के बाद मुझे जैसा घर चाहिए था मैंने ढूंढ लिया। रिया जैसी सुंदर और संस्कारी पत्नी मिलने से मैं बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद मैं रिया को लेने गांव पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ रोए जा रही थी और घर का माहौल भी बहुत अजीब लग रहा था। जब मैंने माँ से उनके रोने की वजह पूछी तो माँ कहने लगी कि बेटा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारी पत्नी ने हमें 4 लोगों में मुंह दिखाने के लायक तक नहीं छोड़ा। माँ, तुम ये क्या कहे जा रही हो? मैं पागलों की तरह रिया को घर में इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अपने कमरे में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। कपड़े, जेवर, सब कुछ गायब था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। दिमाग ने तो जैसे चलना ही बंद कर दिया हो। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं दिन दिन भर अपने कमरे में बैठा रहता था। कई बार मन में अपने आप को खत्म करने का विचार भी आया। रिया मेरे प्यार और विश्वास को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। उसे सिर्फ मुझसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया था।
और मेरे साथ कुछ दिन रही। जब मैं शहर लौट गया तो वो घर के पैसे और जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ये सब मुझे मेरी माँ ने बताया। माँ ये भी कह रही थी कि ऐसी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, गरीब होकर अमीर लड़कों को फंसाती हैं। ये सब सुनकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। दिन बीते और एक दिन मन में ख्याल भी आया कि ऐसी चरित्रहीन लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरा हर समय ख्याल रखा है, मैं उनके लिए जीऊँ। रिया को गए हुए 1 साल का समय बीत गया था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इसी दौरान पापा की मौत भी हो गई। माँ पर अब घर की और बाहर की भी जिम्मेदारी आ गई। माँ अब मुझसे दूसरी शादी करने के लिए जोर डालने लगी और कहती कि मरने से पहले मैं पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे दूसरी शादी का वचन लिया और मेरा मन ना होते हुए भी मुझे दूसरी शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। माँ ने उनकी ही पहचान वाली सहेली की लड़की के साथ मेरी शादी तय कर दी। शीतल एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। मुझे यही लगने लगा था कि रिया के किए की सज़ा मैं शीतल को क्यों दूँ, और मैंने इस रिश्ते को दिल से स्वीकार लिया। कुछ महीनों के बाद शीतल को उल्टियाँ होने लगीं। माँ को लगा कि वो प्रेग्नेंट है, पर जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एसिडिटी है। माँ थोड़ी उदास सी हो गई, पर कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम ज़रूर माँ बनोगी, भगवान पर विश्वास रखो। ऐसे ही हमारी शादी को 5 साल बीत गए, पर आज तक हम बच्चे की खुशी से वंचित थे। फिर एक दिन हम दोनों ने हमारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट लाने के लिए शीतल गई थी और फिर पता चला कि कमी शीतल में नहीं बल्कि मुझ में थी। और उसने मुझसे भी यही कहा कि उसे मेरी कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले जैसे मेरे साथ रहती थी अब भी वैसे ही रहेगी। उसने माँ तक को भी ये बात नहीं बताई थी, पर मुझे अंदर ही अंदर ये कमी खाई जा रही थी। माँ और शीतल का चेहरा देखकर मुझे बुरा लग रहा था कि मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद मैं कहीं जा रहा था कि एक छोटा सा लड़का मेरी गाड़ी से टकरा गया और उसे काफ़ी गंभीर चोट आई। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो कहने लगे कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, खून भी बहुत बह गया है, पता नहीं ये बचेगा भी या नहीं। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस इसे बचा लीजिए। उतने में एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, डॉक्टर, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, जल्दी ही ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। उतने में मैंने कहा कि मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है, आपको जितना चाहिए उतना खून ले लीजिए, बस आप इस बच्चे को बचा लीजिए। 24 घंटे में उस बच्चे को होश आ गया। डॉक्टर मुझसे कहने लगे, बधाई हो, आपका बच्चा अब खतरे से बाहर है। नहीं डॉक्टर, ये मेरा बच्चा नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तब डॉक्टर बताने लगे कि उन्होंने मेरा और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया था और तब उन्हें पता चला कि ये बच्चा आपका ही है, क्योंकि आज तक मेडिकल साइंस में एक बच्चे का डीएनए सिर्फ उसके माँ बाप से ही मैच करता है, और आप कह रहे हैं कि ये आपका बच्चा नहीं है। मैं वहाँ से उस बच्चे के पास गया और एक दिन के बाद उसे डिस्चार्ज दिलाकर उसके घर पहुँचा। वो एक टूटी हुई सी झोपड़ी में रहता था। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया जो ज़मीन पर लेटी हुई थी। वो उसे उठा रहा था पर वो उठी नहीं। मैं जब उसकी माँ को देखने गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और ना होकर मेरी रिया थी, जो शायद अपने बच्चे की राह देखकर इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं कोने में एक डायरी पड़ी थी जो मेरी रिया की थी, और जब मैंने वो सब पढ़ा तो मैं फूट फूट कर रोने लगा कि मेरी रिया ने इतना सब कुछ सहन किया। उसमें लिखा था कि मेरी माँ रिया को पसंद नहीं करती थी, पर बेटे के प्यार के आगे वो कुछ नहीं बोली। पर जब मैं शहर लौट आया था तो माँ उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी, और जब माँ को मेरे आने की खबर मिली तो माँ ने उसे धमकाकर घर से निकाल दिया था। और ये सारा नाटक रचा क्योंकि माँ रिया को शुरू से पसंद नहीं करती थी, और ये बच्चा भी मेरा और रिया का ही बच्चा था। घर से निकाले जाने के बाद वो अपनी सौतेली माँ के पास गई, पर वहाँ भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही भटकने के बाद एक गरीब बूढ़ी औरत को उस पर दया आई और उसने उसे वो झोपड़ी रहने को दिया, और वहीं पर उदय का जन्म हुआ। ये सब पढ़ने के बाद मैं रिया से लिपट कर रोने लगा, उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। रिया का अंतिम संस्कार करके मैं उदय को अपने घर ले आया।
मैंने गुस्से में शीतल को सब कुछ बताया और उससे सच बताने के लिए कहा। तब वो मेरे पैरों में गिर गई और बोली कि ये सब मैंने आपकी माँ के कारण किया, क्योंकि उन्हें पोते की इच्छा थी और अगर उन्हें सच पता चलता तो वो तीसरी शादी भी कर देती, क्योंकि कमी आप में नहीं मुझ में है। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। उतने में मेरी आवाज़ सुनकर माँ भी कमरे से बाहर आ गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। अब मुझे माँ और शीतल से नफरत होने लगी थी। मेरी रिया ने शादी से पहले भी इतना सब कुछ सहन किया था और शादी के बाद भी माँ की नफरत की वजह से मरते दम तक सहन ही करती रही। इसीलिए अब एक घर में रहते हुए भी मैं उन दोनों से बात नहीं करता था और अपना और उदय का सारा काम अपने हाथों से ही करता था। पता नहीं आगे क्या होगा, पर अपनी मरी हुई रिया का चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।